Hello, good morning everyone. Myself Ajay Singh Zakhar, MD Agreementers. एंड गाइज अगेन आपके साथ एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एग्रोनॉमी टॉपिक से इस बार लिए गए हैं। और गाइज इन क्वेश्चंस को कोशिश करेंगे कि हम अच्छे से आपको डिस्क्राइब कर सकें, और कहीं भी अगर आपका कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। और दूसरी बात गाइज, इसको बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम एक नया बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं, और ये जो नया बैच है वो आपका 28 जून से चलेगा। और इसमें आप सभी को एग्रीकल्चर की जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उन सभी की प्रिपरेशन करवाई जाएगी। मेन फोकस आपका IPS AFO पर रखा जाएगा। सो गाइज, जो भी बच्चा रजिस्ट्रेशन करवाना चाहता है, नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं, तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके गाइज, तो क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चंस की तरफ। सो गाइज, आपका पहला क्वेश्चन, इन विच इंटर कल्टिवेशन प्रैक्टिस ऑक्सिलरी बर्ड्स एंड ब्रांचेस आर रिमूव्ड इन ऑर्डर टू कंजर्व न्यूट्रिएंट्स। सो गाइज, जब बात की जाती है कि आपका प्लांट है उसके ऊपर जो आपकी ऑक्सिलरी बर्ड्स होती हैं, यानी कि जो टिप के ऊपर जो आपकी बर्ड प्रेजेंट होती है ना, और जो आपकी ब्रांचेस हैं उनको रिमूव किया जाता है ना, या फिर आपका जो नीचे का पोर्शंस होता है, जो एक्स्ट्रा आपके ब्रांचेस हैं उनको जो रिमूव किया जाता है, और उसमें जो आपके न्यूट्रिएंट को कंजर्व करने का ये जो मेन पर्पस होता है, तो उस प्रैक्टिस को आप क्या बोलते हो? प्रोपिंग, रोगिंग, डीसकरिंग या टोपिंग? सो गाइज, प्रोपिंग का मतलब यहाँ पर क्या होता है कि सपोर्ट प्रोवाइड करवाना, जो कि हम शुगर केन और बनाना के अंदर इसको करते हैं। रोगिंग का मतलब जो आपके ऑफ टाइप या फिर जो एक्स्ट्रा प्लांट है उनको फील्ड में से रिमूव करना, वो आपका क्या होता है? रोगिंग। और डी सकरिंग बात करता हूं, लेकिन उससे पहले टोपिंग। टोपिंग में क्या होता है कि जो आपकी एपिकल बड होती है उसको बड को रिमूव करना, और नीचे की ब्रांचेस को, जो लेटरल ब्रांचेस हैं, उनको एनहांस करना, यानी कि नंबर ऑफ फ्लावरिंग को इंक्रीज करना। तो ये क्या होता है? आपका टोपिंग होता है। लेकिन यहाँ पर बच गया आपका डी सकरिंग। डी सकरिंग का मतलब क्या होता है गाइज कि आपके न्यूट्रिएंट्स को कंजर्व करने के लिए हम क्या करते हैं, नीचे से जो सकर्स होते हैं या फिर जो बड्स होती हैं एक्स्ट्रा या ब्रांचेस होती हैं, उनको रिमूव करने का काम किया जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा आपका? सकरिंग। सो गाइज, आपके कुछ इंटर कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस हैं जिनको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले रॉगिंग। तो रॉगिंग में बता चुका हूं कि आपके जो एक्स्ट्रा या फिर जो कह सकते हो कि जो ऑफ टाइप प्लांट है उनको रिमूव करना आपका क्या होता है? रॉगिंग होता है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है टॉपिंग। टॉपिंग भी मैं बता चुका हूं कि जो आपका प्लांट का टॉप पोर्शन है, जो एपिकल बड है, उसको रिमूव करना आपका क्या होता है? टॉपिंग होता है। और नेक्स्ट अगर बात करता हूं तो आपका प्रोपिंग। प्रोपिंग के अंदर आपके प्लांट को सपोर्ट देना जो होता है वो आपका क्या होता है? प्रोपिंग होता है। नेक्स्ट आपका जो है यहाँ पर डी ट्रेशिंग। डी ट्रेशिंग में क्या होता है? शुगर केन के अंदर जो आपके एक्स्ट्रा जो आपके लीफ होते हैं, जो नीचे के लार्ज लीफ होते हैं, उनको या फिर जो पुराने लीफ है उनको रिमूव करना आपका क्या होता है? डी ट्रेशिंग। और नेक्स्ट आपका यहाँ पर है डीसकरिंग। तो डीसकरिंग मैं बता चुका हूं कि आपके जो ऑक्सिलरी बर्ड्स या जो एक्स्ट्रा ब्रांचेस हैं या जो सकर्स होते हैं उनको रिमूव करना आपका क्या कहलाता है? डीसकरिंग। और डीसकरिंग के अंदर जो मेन इसका पर्पस होता है वो यही होता है कि न्यूट्रिएंट्स को लॉन्ग टाइम तक हम कंजर्व कर सकें और एक सिंगल प्लांट के लिए अवेलेबल करवा सकें। ओके गाइस, तो हो सकता है कि आपको इनकी डेफिनेशन समझ में आ गई होगी, और कहीं भी अगर डाउट है तो आप। नेक्स्ट गाइज, आपका सोयाबीन प्रोटीन इज आल्सो नोन एज। सोयाबीन प्रोटीन को आप क्या बोलते हो? ग्लूटन, एल्ब्यूमिनोड्स, या फिर आपका केराटिन, या फिर ग्लाइसिन? सो गाइज, जब बात की जाती है आपका सोयाबीन जो प्रोटीन है उसे हम ग्लाइसिनिन बोलते हैं। और अगर बात की जाए बाकी और भी कई क्रॉप्स के अंदर आपके प्रोटीन होते हैं, है ना, बहुत सारे टाइप के प्रोटीन होते हैं जो कि फाइंड आउट होते हैं, जैसे कि सिल्क प्रोटीन, उसको हम क्या बोलते हैं? फिब्रोनिन। और सोयाबीन प्रोटीन ग्लाइसिनिन। और उसके बाद व्हीट प्रोटीन जिसे हम ग्लूटन बोलते हैं, राइस प्रोटीन जिसे हम ओरिजिन बोलते हैं, और बार्ले प्रोटीन जिसे हम एल्ब्यूमिनोड्स बोलते हैं। और अगर बात की जाए तो आपका मेज प्रोटीन जिसे हम जीन बोलते हैं। सो गाइस, ये आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि जी आपका सिल्क प्रोटीन क्या होता है, जीन प्रोटीन क्या होता है, मेज प्रोटीन क्या होता है ना। सो यहाँ से अगर किसी का क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं।
नेक्स्ट गाइस, आपका क्लाइमेटिक रीजन विच रिसीव 750 to 1000 mm ऑफ रेनफॉल इज क्लासिफाइड एज अंडर ह्यूमिड रीजन, एरिड रीजन, ड्राई रीजन या सब ह्यूमिड रीजन। सो गाइस, यहाँ पर बात की जा रही है 750 to 1000 mm। सो ये आपका जो रीजन है वो सब ह्यूमिड के अंदर काउंट होता है। अब यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट के माइंड के अंदर जो क्वेश्चंस है वो आपका ड्राईलैंड रीजन, ड्राईलैंड एग्रीकल्चर, सॉरी ड्राई एग्रीकल्चर, ड्राईलैंड एग्रीकल्चर और आपका जो है रेनफेड एग्रीकल्चर के अंदर माइंड जा रहा होगा। सो गाइज वो चीज अलग है। यहाँ पर आपका जो क्लाइमेटिक रीजन है जिसे हम क्लासिफाई करते हैं अकॉर्डिंग टू रेन, ये आपका अलग है। तो इसमें आपका क्या जाएगा, सब ह्यूमिड रीजन। नेक्स्ट गाइजन, आपका जो है इनके रीजंस को मैंने अच्छे से यहाँ पर आपको बता दिया है कि एरिड रीजन जो कि लेस देन 500 mm, उसके बाद सेकंड आपका सेमी एरिड रीजन 500 to 700 mm, और थर्ड आपका जो है सब ह्यूमिड 750 to 1000 mm जो कि हमने अभी किया है, और उसके बाद हमारा आता है यहाँ पर आपका ह्यूमिड रीजन जिसे हम बोलते हैं कि आपका मोर देन 1000 mm जहाँ पर बारिश होती है। सो गाइज ये भी आपको प्रॉपर। नेक्स्ट अगर बात करता हूं तो वाटर हेल्ड टाइटली टू द सरफेस ऑफ सोइल बाय एडजॉर्प्शन फोर्स इज कॉल्ड एज। जो आपका वाटर है वो टाइटली अटैच्ड होता है आपके सोइल के पार्टिकल्स के साथ। अब देखो आपको पता होगा आपकी सोइल के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ वाटर होते हैं, है ना। सबसे पहले अगर बात करें तो जब आप इरिगेशन प्रोवाइड करवाते हो तो इरिगेशन प्रोवाइड करवाने के बाद जो फील्ड आपका वाटर से फिलअप हो जाता है, एकदम फुल हो जाता है, और उसमें आपका पानी खड़ा हो जाता है, जो एक्सेस वाटर एक प्रकार से प्रेजेंट होता है, तो वो आपकी कंडीशन होती है ग्रेविटेशनल वाटर। उस कंडीशन में हम क्या बोलते हैं, उसे ग्रेविटेशनल वाटर, जो कि विद इन टाइम पीरियड के अंदर आपका नीचे चला जाएगा। जैसे कि सोयल आपकी बात करता हूँ, अगर सैंडी सोयल होगी तो उसमें जो पानी आपका नियर अबाउट 45 मिनट में नीचे जाएगा, वही पानी आपका जो है क्ले सोयल के अंदर नियर अबाउट 75 आवर्स ले लेगा, है ना। तो क्योंकि आपका जो इनफिल्ट्रेशन या जो परकोलेशन रेट होता है इनके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका वाटर कितना जल्दी या कितना लेट नीचे जाएगा। सेकंड गाइस, उसके बाद हमारा बात करते हैं कैपिलरी वाटर। तो कैपिलरी वाटर में आपके दो प्रकार के वाटर होते हैं, एक अवेलेबल वाटर, एक आपका अनअवेलेबल वाटर। अवेलेबल वाटर जो कि आपके क्रॉप प्लांट्स को, जो फील्ड क्रॉप्स हैं उनको अवेलेबल होता है, उसे हम कैपिलरी अवेलेबल वाटर बोलते हैं। और जो प्लांट्स को अवेलेबल नहीं होता, जहां से जो अगर बात करें तो अनअवेलेबल वाटर आपके प्लांट को अवेलेबल नहीं हो पाएगा, इसलिए हम उसको अनअवेलेबल वाटर बोलते हैं। तो अवेलेबल वाटर आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आपका हाइग्रोस्कोपिक वाटर। देखो हाइग्रोस्कोपिक वाटर जो है हाइग्रोस्कोपिक कोएफिशिएंट के बाद स्टार्ट होता है, ठीक है। और हाइग्रोस्कोपिक वाटर जो है आपका 31 to 10,000 एटमॉस्फेरिक प्रेशर या बार के ऊपर जो है ये आपका प्रेशर अवेलेबल होता है। अगर बात करते हैं हाइग्रोस्कोपिक वाटर की, तो ये आपका टाइटली अटैच्ड होता है सोइल के पार्टिकल के साथ, जिसे रिमूव करना बहुत ज्यादा हार्ड होता है। सो गाइज इसका आंसर आपका क्या होगा, हाइग्रोस्कोपिक वाटर। नेक्स्ट यहाँ पर थ्री मेन क्लासेस जो आपकी हैं, हाइग्रोस्कोपिक वाटर, कैपिलरी वाटर और ग्रेविटेशनल वाटर, इनको मैंने अच्छे से डिस्क्राइब कर दिया है। तो कैपिलरी वाटर भी मैंने बता दिया, आपका ग्रेविटेशनल वाटर भी मैं आपको बता चुका हूँ, है ना। जैसे इसमें दिखाया गया ना कि ये ड्रेन होता रहेगा, नीचे चला जाएगा जो पानी, वो आपका क्या है, ग्रेविटेशनल वाटर। कैपिलरी वाटर जो कि ये माइक्रोपोर्स के अंदर प्रेजेंट है, और यहाँ पर मैक्रोपोर के अंदर एयर प्रेजेंट होगी। ओके गाइस, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है द अपर लिमिट ऑफ ऑप्टिमम सॉइल मॉइस्चर रेंज इज। जो अपर लिमिट है ऑप्टिमम सॉइल मॉइस्चर रेंज की, वो आपकी क्या होती है, फील्ड कैपेसिटी, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट। सो गाइज जो अवेलेबल की बात की जा रही है, ऑप्टिमम सॉइल मॉइस्चर की कंडीशन की बात की जा रही है, तो उसमें आपका पूछा जा रहा है, तो देखो विल्टिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट, तीनों ही ऐसे पॉइंट है। वैसे तो मैंने आपको अभी बताया ही है, पीछे टॉपिक के अंदर डिस्क्राइब किया है, लेकिन यहाँ पर अगर आप बात करोगे तो फील्ड कैपेसिटी ही एक आपको ऑप्शन नजर आ रहा होगा, जो कि आपको शो कर रहा है यहाँ पर कि ऑप्टिमम सॉइल मॉइस्चर रेंज को शो कर रहा है। ओके गाइस, नेक्स्ट आपका है जवेनिका राइस ग्रोन इन। तो जो जवेनिका राइस है वो कहाँ ग्रो किया जाता है, इंडोनेशिया के अंदर, फिलीपींस के अंदर, जापान के अंदर या फिर ताइवान में। तो आपका इसका आंसर क्या होगा, इंडोनेशिया। और अगर यहाँ पर जैपोनिका पूछ लिया जाता तो यहाँ पर जेविनिका की जगह अगर जैपोनिका होता तो उसका आंसर आपका क्या होता, जापान के अंदर। ओके गाइज, तो अगर अगर इनकी पूछ लिया था, क्योंकि ये राइस की ही स्पीशीज है ना,
ओराइजा जेविनिका, ओराइजा ग्लैब्रिमा ना, ओराइजा जो ग्लैब्रिमा है वो कहाँ से बिलोंग करता है, वो अफ्रीका से बिलोंग करता है ना। सो गाइस प्लीज इनको कंसीडर करना, क्योंकि कई बार इनको एज इट इज आपके एग्जाम्स के अंदर पूछ लिया जाता है। और जेविनिका राइस की अगर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये स्टिफ स्ट्रो यानी कि ये हार्डी नेचर के अंदर ग्रो करता है, और आपका सेंसिटिव हो, मतलब ज्यादातर सेंसिटिव नहीं होता जो डे लेंथ होती है उसके रिगार्डिंग, है ना। और ये आपकी वाइल्ड जो है फॉर्म है किसकी, राइस की। ओके गाइस, और ये मोस्टली एक लॉन्ग ड्यूरेशन वैरायटी आपकी होती है। इसके पेनिकल जो होते हैं, पेनिकल मींस की जो इन्फ्लोरेसेंस है वो आपकी क्या होती है, लॉन्ग होती है। ओके, नेक्स्ट है इंजरी caused on the bark of stem by high temperature during day and low temperature during night is called as having injury, chilling injury, sunburn या sun scald। तो जब बात करते हैं आपका नाइट के टाइम टेम्परेचर कम होगा और दिन के टेम्परेचर ज्यादा होता है, तो वो आपका हमेशा सन स्काल्ड कहलाता है ना। सन स्काल्ड आपने देखा होगा, जो फ्रूट के ऊपर या फिर जो आपके बाग जो स्टेम की बार्क होती है उसके ऊपर भी नेगेटिव इम्पैक्ट होता है ना। सो आपकी इंजरी जो है सन स्कार्ड, चिलिंग इंजरी और हैविंग, ये तीनों ही आपके सामने हैं। सन स्कार्ड जो मैंने अभी आपको बता दिया कि हाई टेम्परेचर ड्यूरिंग डे और लो टेम्परेचर ड्यूरिंग नाइट जो होता है वो सन स्कार्ड होता है। चिलिंग इंजरी की अगर बात करते हैं तो आपका कुछ जो आपके ऐसे प्लांट जो कि मीन्स की हाई टेम्परेचर पर ग्रो करवाए जाते हैं, यानी कि जो ट्रॉपिकल कंडीशन में ग्रो करवाए जाते हैं, और उन्हें अगर टेम्परेट कंडीशन में ग्रो करवा दिया जाए तो उन प्लांट के अंदर ज्यादातर ये कंडीशन देखने को मिलती है। या बहुत ज्यादा लो टेम्परेचर किसी एरिया में चला जाए तो उस कंडीशन में जो है ये चीज देखने को मिलती है। हैविंग क्या होता है, इसमें आपका प्लांट जो है वो आपका उखड़ जाता है ना। वो आपका हो सकता है आपके आइस क्रिस्टल जो मान लीजिए जब ज्यादा टेम्परेचर कम हो जाता है ना, जैसे कि टेम्परेट रीजन जो आपके होते हैं जम्मू कश्मीर वगैरह रीजन में, है ना, तो उसमें क्या है कि जब आपका आइस की वजह से जब पानी बर्फ जम जाता है उसके अंदर, तो रूट के अंदर, तो उस समय उनके अंदर जो है एकदम लिफ्टिंग हो जाता है प्लांट का, जो रूट है वो बाहर आ जाती है ना। तो उससे आपके प्लांट को नुकसान हो जाता है, तो वही आपका क्या कहलाता है, हैविंग कहलाता है। नेक्स्ट गाइस, व्हीट क्रॉप अटेन सीआरआई स्टेज। व्हीट क्रॉप जो है वो सीआरआई स्टेज कब अटेन करती है, कब उसके अंदर आती है, तो आपको पता होगा 20 से 25 दिन के बाद, यानी कि 21st डे को बोला जाता है कि आपकी जो है सीआरआई स्टेज यहाँ पर आएगी, क्राउन रूट इनिशिएशन स्टेज, है ना। तो उस समय आपके वाटर की रिक्वायरमेंट भी उसको जो है ज्यादा होती है। तो इसका आंसर आपका क्या होगा, 20 से 25 दिन। और नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, देखो वीट के अंदर और भी कई आपकी क्रिटिकल स्टेजेस हैं, तो उनको हम डिस्कस करते हैं। जैसे सीआरआई आपकी 20 से 25 दिन पे आती है, टेलरिंग आपकी 45 डेज पे 45 डेज आफ्टर सोइंग आती है, जॉइंटिंग आपकी 65 डेज आफ्टर सोइंग आती है, और उसके बाद अगर बात करते हैं हम यहाँ पर फ्लावरिंग की, तो वो आपका 80 टू 85 डेज आफ्टर सोइंग होता है। और अगर बात की जाए यहाँ पर आपका अगले क्वेश्चंस की, तो देखिए द सिचुएशन विच इज रिजल्ट इन इनएडिक्वेट रेनफॉल एंड फॉलो बाय सॉइल मॉइस्चर डेफिसिट, एज ए रिजल्ट द सॉइल मॉइस्चर फॉल्स शॉर्ट टू मीट द डिमांड ऑफ क्रॉप ड्यूरिंग इट्स ग्रोथ इज कॉल्ड। यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि एक ऐसी ड्रोट कंडीशन जिसके अंदर पानी जो है आपका रेनफॉल प्रॉपर नहीं मिल रही है और सोयल मॉइस्चर की कमी हो चुकी है और प्लांट जो है उसको वाटर की रिक्वायरमेंट है और उसकी ग्रोथ जो है वो रुक चुकी है अभी। तो ऐसा हमेशा याद रखना, जब प्लांट के रिस्पेक्ट में ड्रोट कंडीशन की बात की जा रही है तो वो आपका एग्रीकल्चर ड्रोट ही आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर आपका एग्रीकल्चर ड्रोट है। बाकी हम ड्रोट के बारे में एक बार पढ़ते हैं, ड्रोट क्लासिफिकेशन। सबसे पहले मेट्रोलॉजिकल ड्रोट। तो गाइस जो आपका एवरेज रेनफॉल होता है उससे कम अगर रेनफॉल हो किसी कंडीशन में, उतना रेनफॉल किसी भी कंडीशन में ना हो पाए, तो वो आपका मेट्रोलॉजिकल ड्रोट में जाएगा। दूसरा है एग्रीकल्चर ड्रोट। एग्रीकल्चर ड्रोट में क्या होता है कि सोयल मॉइस्चर जो है वो आपकी कम हो चुकी है और प्लांट को आपकी ग्रोथ के लिए प्रॉपर मॉइस्चर की रिक्वायरमेंट है और मॉइस्चर अवेलेबल नहीं है, तो वो आपका एग्रीकल्चर ड्रोट है। नेक्स्ट हाइड्रोलॉजिकल ड्रोट। हाइड्रोलॉजिकल ड्रोट में क्या होता है कि आपके जितने भी वाटर के रिसोर्स हैं उन सभी में पानी की कमी आ चुकी है, उनका जो वाटर लेवल है वो डिक्रीज हो चुका है, और उस कंडीशन के अंदर आप जो है आपका जो पशु है या फिर जो आपके ह्यूमन बीइंग है उनको पानी के लिए अवेलेबिलिटी नहीं प्रेजेंट है, तो उसे आप बोलते हो हाइड्रोलॉजिकल ड्रोट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द ऑयल कंटेंट इन कोकोनट। ऑयल कंटेंट कितना होता है किसके अंदर, कोकोनट के अंदर, 33 टू 35%, 45 टू 50%, 45%, 60%। सो गाइस कोकोनट की अगर बात की जाए तो उसमें 60% आपका ऑयल कंटेंट होता है ना।
तो आपका एक पूरा का पूरा टेबल है यहाँ पर प्रेजेंट कि सोयाबीन में 20%, रेपसीड या मस्टर्ड में 33 to 35%, नाइजर में 35 to 45%, कैस्टर में 35 to 58%, ग्राउंडनट में 45%, सनफ्लावर में 45 to 50, सीसेमम में आपका 46 to 52% होता है और कोकोनट में आपका 60% जो है ऑयल कंटेंट पाया जाता है। सो गाइज ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। होप सो आपको पसंद आए होंगे, और अगर आपको वीडियो और ये कंटेंट अगर पसंद आया है, so guys please share this video with your friends, so we can reach more and more students and benefit them, and if they require their help, then we are always available for you guys. and guys again आपका एक बैच जो है हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 28 जून को। अगर कोई भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड है तो आप जो है रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ओके गाइस, तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस।